आंसर राइटिंग में कुछ वो खास बातें जो सामान्यतः, मतलब मैं भी ये बात बोलूंगा कि मैंने भी अगर पहले ध्यान दिया तो शायद पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता। मैं भी बस बहुत शॉर्ट में ये बात बोलूंगा, ठीक है। तो मैं जो अपनी गलतियों से सीखा हूं वो मैं यहाँ पे बताता हूं। मेरे हिसाब से हमेशा यही चीज सबसे अच्छी रहेगी, आप उन गलतियों को पहले दूर कीजिए, ना कि मेरी तरह 4-5 अटेम्प्ट का इंतजार कीजिए कि नहीं चौथे 5वें अटेम्प्ट में जब खुद से सीखेंगे तभी इन गलतियों को दूर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मेरा सजेशन आप सभी से रहेगा, जो आप रहते रहते डिमोटिवेट हो जाते हो, अचानक से फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, बहुत सारे इश्यूज आपको आते होंगे, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज आते होंगे। आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये इशू आपके सामने भी आ रहा होगा। तो एक चीज मैं बता रहा हूं, हर वो व्यक्ति जो बाद में आईएएस बनता है, बाद में पीसीएस बनता है, बाद में जो इंडिया का सेक्रेटरी भी बनता है, जब वो स्टार्ट कर रहा होता है तो हर के जीवन में ये प्रॉब्लम आती है, तो सबके जीवन में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने कैसे इसको डील किया ये बताने से ज्यादा मैं इस बात पे फोकस करूंगा, आप किन एरर्स को मत कीजिएगा। देखिए मैंने कैसे डील किया वो ऑलरेडी आप 2024 की प्लेलिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट 2024-25 की देखेंगे, सीधे सीधे हर डिटेल में बताया कि मैंने कैसे डील किया, कैसे जीरो से आंसर राइटिंग स्टार्ट किया, कैसे क्या किया, बहुत डिटेल में बताया। यहां मैं कुछ उन कॉमन एरर्स की बात करूंगा जो मैंने भी किया, सामान्यतः हर एस्पिरेंट करते हैं। देखिए पहली बात तो ये समझिए, जो हमारा आंसर राइटिंग प्रोसेस होता है वो एक प्रोसेस होता है। मैंने फिर से कहा, आंसर राइटिंग एक दिन नहीं लिखनी होती है, हमें मिनिमम 1 साल आंसर राइटिंग करनी होती है, मिनिमम है ये। मेरी तरह 4-5 अटेम्प्ट अगर लग जाएंगे, जो कि सिविल सर्विसेज की जर्नी में बहुत कॉमन है। मैं आपसे बता रहा हूं, लबासना आए हुए 2023 वाले बैच में लबासना आए हुए लगभग ऑन एन एवरेज एज 27 साल है, ठीक है। मैं उसमें यंग हूं क्योंकि मेरी एज 26 साल है, तो मैं एवरेज एज से कम हूं, जबकि मैंने 4 अटेम्प्ट दे लिए हैं। तो मैं एक आपसे बात बता रहा हूं, बहुत जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि सामान्यतः समय लगता है, और जो समय लगता है उसमें आंसर राइटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब मैं कहूं सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है तो आंसर राइटिंग होती है। क्योंकि मेंस के मार्क्स ही वो चीज होती है जो आपको डिसाइड करते हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन लोगे कि नहीं लोगे। इवन पीसीएस में भी यही चीज सेम टू सेम लागू होती है। तो जब आप स्टार्ट करते हो तो कौन सी समानता मिस्टेक करते हो वो मैं एक एक करके बता रहा हूं। आंसर राइटिंग चूंकि मैंने कहा कि एक प्रोसेस है, एक दिन की बात नहीं है, तो आपको भी उसे एक प्रोसेस देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ क्या है, लोग जैसे सृजन आंसर राइटिंग भी चलती थी यूपीएससी हिंदी की, है ना, चलती भी है। मैं भी उस पहले मैं भी कॉपी चेक करता था, तो मैं कॉपी जब चेक करता था तो ये कॉमन प्रॉब्लम आती थी वहां पे, है ना। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात यह है कि सृजन में जितने लोग कॉपी चेक करते थे सबका सिलेक्शन हो गया। एक सबसे मतलब बड़ी बात यह है, पीसीएस या यूपीएससी में लगभग सारे सेलेक्ट हो गए, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। तो यहां पे क्या होता है, जो पहले दिन जब कोई आंसर राइटिंग करता है ना, मान लो पहले दिन आपने आंसर राइटिंग किया, तो पहले दिन एकदम पगला जाते हैं कि मेरा आंसर, सर ये चीज कैसे दूर करूं, सर पहले दिन ये कमी कैसे दूर कर लूं। यहीं पे अपने आप को पेशेंट रखना होता है। तो मैं एक प्रोसेस बता रहा हूं उसी बात को, कि जब पहले दिन ही आंसर राइटिंग, मान लो आपने आज ही आंसर किया और आज ही आप देख के डिमोटिवेट होने लगे, सर आज मैंने पहली बार आंसर राइटिंग किया, एक बार देख लीजिए मैं सही रास्ते पे हूं कि नहीं। भाई रास्ता शुरुआत करते ही आप रास्ता पूछ रहे हो कि रास्ता सही हो कि नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने पहले दिन लिखा, सर देख लीजिए सर क्या इस आंसर राइटिंग, ऐसे कमेंट आता है, मैं सीरियस बता रहा हूं, सर क्या इस आंसर राइटिंग से मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं कैसे बता दूं भाई, मुझे ये नहीं पता तुमने कितने मिनट में लिखा, मुझे ये नहीं पता तुमने कितनी बार आंसर लिखा, मुझे ये नहीं पता कि तुम कौन सा रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, तुमने देख के लिखा 2 घंटा या बिना देखे लिखा, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं कैसे तुम्हारे बारे में प्रेडिक्ट कर दूं, मैं अपने बारे में तो प्रेडिक्ट कर नहीं पाया कि मैं कब सेलेक्ट होऊंगा कब नहीं सेलेक्ट होऊंगा, मैं कैसे तुम्हारे बारे में प्रेडिक्ट कर दूं। इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं करता हूं जनरली कि सर मेरा ऐसे देख लीजिए, क्या मैं सही रास्ते पर पढ़ रहा हूं, आज मैंने पहली बार सर ऐसे लिखा है, प्लीज देख के बता दीजिए। ये अप्रोच अपने आप में नकारात्मक अप्रोच है, ये कभी मत फॉलो कीजिए। तो पहली बात, अभी सब सही तरीका भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, कॉमन एरर आपको बता रहा हूं। फिर दूसरी बात होती है, हम क्या करते हैं, चूंकि हम टॉपरों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, ये बात समझिएगा, बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो अभी बताने जा रहा हूं, मतलब सब लोग एकदम अपने कान नाक खोल के ये वाली मिस्टेक इवन कॉपी में नोट कर लीजिए। पूरी दुनिया बताती है टॉपर्स कॉपी देखो, मैंने भी अपने हर वीडियो में बात बोली है कि टॉपर्स कॉपी देखो, इस वीडियो में भी ये बात बोल रहा हूं कि टॉपर्स कॉपी देखो, लेकिन कैसे देखो टॉपर्स कॉपी, ये ससुरा कोई नहीं बताता है। सबसे बड़ी बात, मैं भी आज तक भूल जाता था, एक जगह मैंने बताया था सेमिनार में, लेकिन मैं भी जनरली सामान्यतः भूल जाता था टॉपर्स कॉपी कैसे देखना है, वो बहुत बड़ी बात होता है। तो अब यहां पे एक बात समझिएगा, जैसे अच्छा ये बात मुझे कैसे समझ में आई कि मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए, है ना, और ये बात मैं बार बार हर वीडियोस में मिस कर दे रहा था, वो भी स्टोरी कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा। अभी पहले ये सुन लो,
जनरली क्या होता है, हम टॉपर्स कॉपी कौन सी देखते हैं, तो जैसे मान लो पिछले साल की टॉपर जो भी हैं, ठीक है, जो भी हैं, हम क्या करेंगे, रैंक 1 हम सर्च करेंगे, रैंक 1 कॉपी निकालेंगे, उनकी कॉपी देखेंगे। अब समस्या यह है, रैंक 1 ने मान लो 5 साल प्रिपरेशन की या 4 साल प्रिपरेशन की, सपोज जो हम कॉपी सर्च करते हैं वो कौन सी मिलती है, 5वें साल की कॉपी। यहां पे समझना, एकदम लेटेस्ट कॉपी मिलती है जो उन्होंने आंसर राइटिंग की हो, क्योंकि अपने आंसर राइटिंग के बेस्ट फेज में वो सिलेक्शन से जस्ट पहले रही होंगी या रहे होंगे, उनकी वो वाली कॉपी हमें मिलती है। दूसरी बात, तो मान लो मैं एक बार को अज्यूम कर ले रहा हूं कि मेरी फर्स्ट रैंक है, तो मैं आपको अच्छे समझा पाऊंगा। तो मान लो मेरी फर्स्ट रैंक है, कोई बुरा मत मानना, नहीं सर आप अपने आपको टॉपर कैसे बोल रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, 3 ही रैंक को केवल टॉपर बोला जाता है सर, चौथा रैंक टॉपर नहीं होता। प्लीज ऐसा कमेंट मत करके मुझे समझाइएगा, मुझे पता है मेरी क्या औकात है, ये सब मुझे पता है। काम की बात सुनिए, अच्छी लगे तो, नहीं तो वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। मैंने कॉपी लिखी 20, तो मैंने इस साल मेंस के लिए 20 टेस्ट लिखे। मान लो मेरी कॉपी कोचिंग के वेबसाइट पे केवल 3 या 4 रहती है, 20 की 20 कॉपी नहीं रहती है। वो 4 वो वाली कॉपी रहती है जो मेरी सबसे बेस्ट कॉपी है, जो कोचिंग वालों को लगता है कि हाँ ये कॉपी देख के बंदे एकदम फ्लैट हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हाँ यही तो सबसे बड़ी चीज है। आप टॉपर की सबसे बेस्ट कॉपी कब देखते हो, अपने स्टार्टिंग फेज में। तो आपने आज मान लो आपने सोचा कि यार मुझे आंसर राइटिंग करनी है, और आपने टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड की, और आपने डाउनलोड की वो वाली जो उसने अपने बेस्ट फेज में लिखी है, और आप अभी अपने पहले स्टार्ट कर रहे हो आंसर राइटिंग, यहां आपने उसकी कॉपी देखी, तो देखते आप डिमोटिवेट होते हैं, आपको लगता है अरे बाप रे बाप ऐसा कैसे लिखेंगे यार, हमारी तैयारी तो पता नहीं। फिर आप क्या करते हो, इधर उधर हाथ पा मारते हो कि किस तरह हम फैक्ट जुटाएं, फिर आप सर्च करते हो कि कैसे लिखें बेस्ट आंसर, टॉपर्स की तरह आंसर राइटिंग कैसे करें। ये सब सर्च करके आप 2-2 पॉइंट इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपने प्रोसेस ही नहीं फॉलो किया, आपने सीधे सर्च मारा वो टॉपर्स कॉपी बड़ी वाली। मैं यहां पर एक बात एकदम क्लैरिफाई करता हूं, अपने कैरियर के स्टार्टिंग फेज में टॉपर्स की कॉपी कतई मत देखिएगा, कतई मत देखिएगा। टॉपर्स की कॉपी अपने कैरियर के स्टार्टिंग फेज में देखनी है तो वो देखिए जो टॉपर ने अपने कैरियर के स्टार्टिंग फेज में लिखा है। जैसे अगर मेरी कॉपी आपको देखनी है, ठीक है, अगर इन केस आपको लगता है कि नहीं गौरव सर की कॉपी भी एक बार देखनी चाहिए, तो मेरी 2017 की कॉपी देखिए, 2016 की कॉपी देखिए, 2018 की कॉपी देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग पे किया था, मुझे ये वाली कॉपी दी जाए, तब आपको पता चलेगा कि हर वो व्यक्ति स्टार्टिंग में उस फेज से जाता है जिस फेज में अभी आप हो। सीधे अचानक से लक्ष्मी माता, काली माता, शंकर जी, है ना, विष्णु भगवान, हनुमान जी, सारे लोग आके अचानक से आपको आंसर राइटिंग नहीं सिखा देते। आंसर राइटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ लोग बहुत स्पीड में जाते हैं, कुछ मेरी तरह होते हैं, वो धीरे 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 सीखते हुए जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर यहां तक जाना है तो आप चाहे ऐसे जाओ चाहे धीरे धीरे जाओ, आप पहुंच जरूर जाओगे अगर आप धैर्य के साथ प्रोसेस फॉलो करोगे। तो अब वो प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस ये है कि जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो सीधी बात है, कोई कितना भी बोले, टॉपर आपको बहुत सारे टॉपर बोलेंगे कि मैंने तो कभी एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं, ससुरे ने पक्का बचपन में पढ़ रखी होगी ढंग से, इसलिए उसको जरूरत नहीं पड़ी पढ़ने की। सीधी बात है, आपको क्या करना है, सीधी बात है, एनसीईआरटी से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है। कोई कुछ भी बोले, 11th 12th की 1-2 बुक उठाइए, सारी मत उठाइए। मान लो आपको लगता है कि नहीं आप कंफर्टेबल हो एनसीईआरटी में, जैसे कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग होंगे जो एनसीईआरटी को एकदम कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो उनको तो एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, उनको तो एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान, ठीक है, क्योंकि जब मैंने भी उसमें वीडियोस बनाए थे एनसीईआरटी के, मैंने भी उसमें बहुत सारे वीडियोस, जियोग्राफी पूरा मैंने पढ़ाया था, तो मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आंसर राइटिंग बताया था कि कैसे देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो जब आप स्टार्ट करते हो आंसर राइटिंग, तो एनसीईआरटी की 11th या 12th की 1-2 किताब उठा लो, चाहे जियोग्राफी की, चाहे हिस्ट्री की, चाहे पॉलिटी की, अगर आप कंफर्टेबल हो तो 1-2 किताब उठा लो, उसके एटलीस्ट 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करो। 11th या 12th की एनसीईआरटी की, ध्यान से सुनिएगा, 9th 10th की मत कीजिए, 11th और 12th की एक एनसीईआरटी एटलीस्ट उठा लो। उसमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है पीछे, जो 150 शब्दों में लिखने को देता है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। उसको, उसके पीछे जो कंटेंट हुआ है उस कंटेंट को देखो और लिखना स्टार्ट करो। तो जो आपके आंसर राइटिंग का बिगिनर स्टेज होता है वो यहां से स्टार्ट होता है, बिगिनर फेज। इसके कम से कम 50-100 आंसर लिखो, इसको देखो, लिखो, तब आपको एक लेवल मिलेगा आंसर राइटिंग का, ठीक है, एक आंसर राइटिंग का लेवल मिलेगा। जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप वो होता है, वो क्या होता है, उसमें होता है कि हम, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने उस समय मेंस की टेस्ट सीरीज विजन की ज्वाइन कर ली थी सेकंड स्टेप में। तो एनसीईआरटी पहले की, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। क्यों? डेली आंसर राइटिंग का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। डेली होता, ऑब्वियस सी बात है, अगर उस समय डेली होता, जैसे हम लोग सृजन चलाते थे, मैंने तो इवन यही प्रॉब्लम देखे, मतलब हिंदी मीडियम में बता रहा हूं, मैं पायनियर हूं इस चीज का, और मैं फाउंडर हूं, मतलब इस चीज का, ठीक है, मुझे बहुत गर्व होता है
है ना, मैं सेलेक्ट हो गया। लेकिन इस चीज से ज्यादा खुशी मुझे ये बात देती है कि हिंदी मीडियम में मैं पहले वैसा व्यक्ति था जिसने डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया था। सृजन, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति था पहले, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है ये, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैंने अब आईपैड में कॉपी चेक करना स्टार्ट किया था। तो वो वाले प्रोग्राम्स कुछ करो, ऐसी चीजें जिससे क्या हो, जिससे आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा 2 पॉइंट 1 पॉइंट सीखने को मिले। अपनी बारी का वेट करो, हड़बड़ाओ मत। तो मैंने वही कहा कि पहले दिन कॉपी लिख के ये मत कहो कि गौरव सर चेक करके थोड़ा बता दीजिए मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूं कि नहीं। जो 2 सजेशन मिल रहे हैं केवल, कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, सपोज मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि भारत के भूभौतिकी भागों की विशेषताओं को बताइए। मान लो यही क्वेश्चन आ गया, जियो फिजिकल फीचर्स को भारत के बताइए, ठीक है। मान लो यही क्वेश्चन आ गया, आपने लिखा सारे रैंडम। अब मान लो आपको सजेशन मिल रहा है कि नहीं पहले ये वाली विशेषता बताओ पहले, या फिर आपको मान लो सजेशन मिल रहा है कि जब भारत की भूभौतिक की विशेषता बतानी है तो आइलैंड्स को नहीं छोड़ना है। मान लो ये सजेशन मिल रहा है, तो उस सजेशन पे फोकस करो। उस सजेशंस के लिए एक कॉपी बनाइए प्रॉपर। तो मैंने क्या किया था, मैंने विजन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मैंने आपसे बताया मैंने 16-20 टेस्ट लिखे थे, लेकिन उन टेस्ट को देने के लिए मेरे पास कुछ पहले से प्री कॉपीज नहीं थी कि मैं क्या सोच के वो टेस्ट दूंगा। मैं डायरेक्ट वो टेस्ट लिखता था, वो टेस्ट वो चेक करते थे, तो मुझे कुछ सजेशन मिलते थे। डेली वाले में ये फायदा होता है कि डेली आपको एक दो इंप्रूवमेंट डेली मिलता है। वो वाला डेली वाला काम मैं खुद से करता था, खुद से कुछ सीखने की कोशिश करता था। तो मुझे बहुत ज्यादा समय लगा वो चीजें एब्जॉर्व करने में, पचाने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन सजेशंस के लिए एक कॉपी बनानी है प्रॉपर, ठीक है। उन कॉपीज में नोट करना है कि मुझे ये वाला सजेशन मिला है। मैं जब भूभौतिकी या जियो फिजिकल फीचर्स बताता हूं तो मैं आइलैंड्स को भूल जाता हूं यार, या मैं घाट्स के बारे में भूल जा रहा हूं। ये बात कोई डायग्राम बनाने कहा जा रहा है कि भैया इंडिया का डायग्राम बना के उसमें भी दिखाओ। तो ये चीज नोट करनी है अपने कॉपी में कि जियोग्राफी के क्वेश्चन में मैप जरूर बताना है। ऐसी चीजों के लिए एक कॉपी बनाइए सजेशंस के लिए। उन सजेशंस को नोट कीजिए और उन सजेशंस को डेली देखिए। ये होता है हमारा दूसरा स्टेज। जब हम क्या करते हैं, डेली 1-2 आंसर डेली लिखते हैं। एनसीईआरटी के बाद ये करते हैं। तीसरे स्टेज पे हम देखते हैं टॉपर्स कॉपी। ये वाला वो स्टेज होता है जब हम कुछ लिख चुके हैं, ऐसे करीब 400 आंसर, हम 400, 250 आंसर, 300 आंसर लिख चुके होते हैं, तब हम तीसरे स्टेज पे देखते हैं टॉपर्स कॉपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये हमारा तीसरा स्टेज होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपर्स कॉपी एक साथ। तो हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और देखते हैं टॉपर्स कॉपी से कि क्या वैल्यू ऐड किया जा सकता है। तो मान लो मैंने फर्स्ट रैंक की कॉपी उठाई 3rd लेवल पे और मैंने 1-2 प्रीवियस ईयर 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब मैं देखूंगा कि ये टॉपर ने चीजों को प्रेजेंट कैसे किया है। यही बात मैं लिख रहा हूं, यही बात टॉपर लिख रहा है, तो मेरे और टॉपर में क्या डिफरेंट है। तो मैं क्या करता हूं, तीसरे लेवल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं टॉपर्स की कॉपी से, रेफरेंस ले लेके, देख के कि कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है। चौथा लेवल जो आता है वो होता है टॉपर से कंपटीशन। ये मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा लेवल है। जैसे मैं क्या किया था, मैंने 3-4 टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड कर ली थी। मैं क्या करता था, उनके क्वेश्चन पढ़ता था। तो जैसे मान लो रवि सर ने क्वेश्चन लिखा तो मैंने भी वही क्वेश्चन लिखा, फिर उनसे कंपैरिजन करता था। तो अब टॉपर से डायरेक्ट कंपटीशन करो 4th लेवल पे, ठीक है। 4th लेवल पे डायरेक्ट कंपटीशन। यार ये चीज, मैं ये वाले पॉइंट्स लिख रहा हूं और उन्होंने ये वाले पॉइंट्स लिखे, तो मैं कम हूं कि वो कम है, और कोशिश करो उनसे आगे निकलने की। ये हमारा सबसे पीक लेवल होता है और यही हमें अचीव करना होता है एग्जाम तक। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर चुके होते हैं, आप टॉपर्स कॉपी से टॉपर से कंपटीशन करते हो। और जो मैंने कहा था एक सजेशन वाली बुकलेट है, उस बुकलेट में वैल्यू एडिशन क्या करना है, टॉपर की कॉपी से जो चीज आपने सीखी। तो मान लो क्वेश्चन आया कि हम्पी देश की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है, हम्पी के, ठीक है, हम्पी के वास्तुकला के आधार पर चर्चा करें। हम्पी कर्नाटक में बहुत न्यूज में रहता है। मान लो यही क्वेश्चन आ गया कि इसके वास्तुकला आर्किटेक्चर के आधार पर डिस्कस द फैक्ट दैट हम्पी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर। मान लो ये क्वेश्चन आ गया। अब आपने अपने पॉइंट्स लिखे सारे कि नांगल ग्राम का यहाँ पे विजयनगर शासन के अंदर था, ये वो यहाँ पे ऐसे मंदिर बनाए गए, ठीक है, विट्ठल स्वामी मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर, आपने सब बताया, आपने अपना आंसर लिखा। अब आपने टॉपर की कॉपी से मिला है। अब टॉपर की कॉपी में आपको दिखा कि यार टॉपर ने क्या किया है, एक डायग्राम बनाया है, उसमें दिखा दे कि हम्पी कितने तरह से दीवारों से घिरा हुआ था, हम्पी की पूरी सिक्योरिटी वॉल उसने दिखाई है, और बहुत छोटा डायग्राम बनाया, बहुत छोटे से परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, अपनी जो सजेशन वाली डायरी है उसमें यही वाला डायग्राम उठा के डाल देना है। जब ये वाला डायग्राम आप डालोगे तो आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस आएगा। ये प्रोसेस है, ध्यान में रखिएगा, ये काम करते करते 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं जी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आपने क्या किया, उसमें से नोट किया कि हाँ यार ये चीज बड़ी अच्छी इन्होंने टॉपर ने बताई,
और आपने उससे कंपटीशन किया, आपने देखा कि मैंने 4 पॉइंट लिखे, टॉपर ने 5 पॉइंट लिखे, आपने देखा कि टॉपर ने कोई चीज समझाने के लिए कोई डायग्राम बनाए, उन चीजों को अपनी कॉपी में नोट करिए, 2-3 टॉपर से ये चीज कंपेरिजन कीजिए, चीज सीखिए, और फिर देखिए मेंस लिख के, फिर देखिए नंबर, ठीक है, फिर देखिए नंबर की नंबर कैसे आ रहे हैं, और वाकई में नंबर ऐसे आएंगे कि आप मतलब जो गलतियां मैं कर करके अपने आप से बहुत सारा सीखा हूं। हालांकि नो डाउट कि केवल जीएस के मार्क्स तो डिपेंड करते नहीं है, मेरा सिलेक्शन जो पिछले 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ था उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरा ऑप्शनल बहुत गड़बड़ था। नो डाउट कि मैं मान के चलूं कि आप ऑप्शनल पे तो काम कर ही रहोगे, ऑप्शनल आप बहुत ढंग से कर ही रहोगे, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब मैं मतलब यहां पे आने से पहले मैंने खुद ने मतलब इस बात को ध्यान रखते हुए मैंने हिंदी लिटरेचर 3 महीने में तैयार की थी। खुद मैंने इस बात को ध्यान रखते हुए हिंदी लिटरेचर के लिए अंकुरण जैसा इनोवेटिव बैच बहुत अच्छा स्टार्ट किया। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ लेक्चर्स उसमें भी कम रह गए हैं, वो मतलब पूरा हो नहीं पाया है ना। सत्यप्रकाश सर नो डाउट उसको कंप्लीट करवा रहे हैं, तो वो मेरे साथ एक थोड़ी प्रॉब्लम रह गई, मुझे वहां से आना पड़ गया। लेकिन मैं आपसे एक बात बता रहा हूं कि वो इतना शानदार हम लोग ने मतलब उस पर एफर्ट लगाया था आने से पहले, क्योंकि ये जो गैप्स है ना, ये गैप्स हैं, छोटे छोटे गैप्स हैं जो हम तैयारी के दौरान ध्यान नहीं देते हैं, खुद से सीखने की कोशिश करते हैं। और नो डाउट हमारे में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एफर्ट करते हैं, रियल एफर्ट करते हैं, लेकिन डे 1 पे मत परेशान होइए कि नहीं सर मेरी कॉपी देख लीजिए, नहीं तो धरती आसमान मेरे ऊपर गिर जाएगा, है ना, नहीं तो मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। ये सब मत सोचिए, आप लिखिए, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अपना दीपक स्वयं बनिए। बात ध्यान रखिए, अपो दीपो भव बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कह रहे हैं, तो देश आत्मनिर्भर तभी बन पाएगा जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा। व्यक्ति मिलके ही देश बनाते हैं। आप जिस दिन आत्मनिर्भर बन जाएंगे तैयारी में, जिस दिन आप ये भूल जाएंगे कि यार लाखों रुपए मुझे फीस देने की जरूरत नहीं है, मैं चीजें खुद से कर लूंगा, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक आप बैसाखी का सहारा लेंगे, ये नहीं मुझे बैसाखी चाहिए, मुझे कोई बताएगा, जब तक नहीं आगे, वो बैसाखी का जब तक वेट करेंगे तब तक आप अपने रास्ते में पक्की बातें अटकेंगे। और मैंने इसीलिए देखो, मैंने सेकंड स्टेप में बताया था कि आंसर राइटिंग चेक कराओ, सजेशंस लो, 300-400 आंसर लिखो। मैंने याद है सेकंड स्टेज में बताया, थर्ड स्टेज में कहा ही नहीं कि नहीं ये लिखो, वो करो, मैंने ये बात कही ही नहीं, है ना। टॉपर्स कॉपी को मैंने बोला कंपैरिजन करने के लिए, है ना। तो ये बात समझिए, मैंने जो बातें बोली है बहुत सोच समझ के, बहुत ही प्रिसाइज में बातें बोली हैं कि आप ध्यान रखिए। और अपना पीक परफॉर्मेंस उल्टा शेप का कर्व बनाइए, अपना पीक परफॉर्मेंस दीजिए एग्जाम के दिन, बेस्ट एग्जाम के दिन दीजिए, अगले दिन सब भूल जाइए, बेस्ट एग्जाम के दिन दीजिए। देखिए आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द होगा। नो डाउट कि भाई प्री क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा ना, भाई प्री नहीं क्वालिफाई कर रहे तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो प्री क्वालिफाई करके मेंस में ये वाली अप्रोच पे रहेंगे, और उसके लिए सतत प्रक्रिया से फॉलो करेंगे, नहीं कि प्री का वेट करेंगे। प्री का वेट करके बाद, है ना, मेंस आंसर राइटिंग नहीं हो पाती है, असंभव है। 1-2 लोग कर लेते होंगे, जैसे मैंने तो ऐसे भी वीडियोस देखे हैं जिसमें एक व्यक्ति बता रहा है कि 2 महीने में उसने मतलब एग्जाम निकाल दिया। मुझे नहीं पता भाई, आते हैं कुछ लोग होते हैं क्रिप्टॉन से आए रहते हैं, लेकिन पर्सनली मेरा ये मानना है कि 1 साल का एटलीस्ट प्रोसेस है पूरा। 1.5 साल का तो यूपीएससी का प्रोसेस है, फॉर्म निकलता है जनवरी में, अगले साल रिजल्ट आता है। 1.5 साल का तो यूपीएससी का प्रोसेस है, तो एटलीस्ट ये मिनिमम प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यही सब सजेशंस के साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।